All right, kids, assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we attempted past paper questions of our paper one of syllabus, section 2 of section 2 from syllabus. हमने अपने section 2 syllabus के section 2 से past paper 1 का section A attempt किया. हमने last class में 4 questions attempt किए. Question 1, question 2, question 8 and question 9, and all of them were from section A. आज हम अटैम्प्ट करने जा रहे हैं पेपर 1 का सेक्शन बी, जिसमें हमें 8 मार्क्स और 12 मार्क्स के क्वेश्चंस फेस करने पड़ते हैं, जहां हमसे एग्जामिनर 8 नंबर और 12 नंबर के सवाल टेस्ट करता है. तो हम सेक्शन बी अटैम्प्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम सेक्शन 2 ऑफ द सिलेबस. ये सारे सवाल हमारे सेक्शन 2 से रिलेटेड हैं. तो इसमें हमारे पास एक बड़ा जबरदस्त सवाल है, विच इज क्वेश्चन नंबर 12. हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12. सर, क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा जबरदस्त सवाल है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के चैप्टर से, एचआरएम के चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. आइए सवाल को देखते हैं, सवाल की वर्किंग देखते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन मांग रहा, क्वेश्चन है क्या और कितने मार्क्स का है. मार्क्स का क्राइटेरिया देखते हैं और फिर अटैम्प्ट देखते हैं कि अटैम्प्ट कैसे करना है. क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट ए कह रहा है, एनालाइज why many human resource departments have developed policies for diversity and equality. अच्छा, क्वेश्चन है 8 मार्क्स का, 8 नंबर का. तो मैं जरा यहां पर आप लोगों को 8 मार्क्स के का ब्रेकअप बता देता हूं, 8 मार्क्स का मार्किंग क्राइटेरिया बता देता हूं. ये है हमारे पास 2 मार्क्स फॉर नॉलेज, 2 marks for application and 4 marks for analysis. ये 8 नंबर का ब्रेकअप है, क्राइटेरिया है. 2 marks for knowledge, 2 for application and 4 for analysis. अच्छा, आप सवाल का जरा पहला वर्ड फोकस करो. कह रहा है एनालाइज. एनालाइज एनालिसिस में प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव. एक एनालिसिस इसको कहते हैं. और एक एनालिसिस होता है चेन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस बनाना, कि ये हुआ, इससे ये होगा, उससे ये होगा, उससे ये होगा, फाइनल ये हुआ. तो कॉन्सिक्वेंसेस डेवलप करना, उसकी चेन बनाना, उसे भी एनालिसिस कहते हैं, एनालाइज कहते हैं. सवाल यह है कि एनालाइज करो क्यों बहुत सारे एचआर डिपार्टमेंट्स ने पॉलिसीज बनाई हैं डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी की. मैं आपसे सिंपल इसका पहले तो आपके साथ यहां पे मैं क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर का एक ब्रेन स्टॉर्म करूंगा. ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे हम. आई वॉन्ट यू गाइज टू be very active over here, take active participation in the brain storming over here. Sir, question number 12 पार्ट ए. अब आप मुझे ये बताएं, सवाल है एनालाइज करना है क्यों ज्यादातर एचआर डिपार्टमेंट्स ने डाइवर्सिटी एंड इक्वलिटी की पॉलिसीज बनाई हैं. मुझे ये बताएं, व्हाट डू वी मीन बाय डाइवर्सिटी एंड इक्वलिटी सबसे पहले, एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस, क्यों बनाई हैं, व्हाई. दो जवाब आप लोगों ने मुझे बताने हैं
कि डाइवर्सिटी एंड इक्वलिटी क्या है और डाइवर्सिटी एंड इक्वलिटी की पॉलिसीज क्यों बनाई हैं। मैं आपके सामने आंसर का फ्रेमवर्क लिख रहा हूं। जब तक आप मुझे ये बताएं चैट के थ्रू कि सर डाइवर्सिटी एंड इक्वलिटी क्या होता है और डाइवर्सिटी एंड इक्वलिटी की पॉलिसीज क्यों बनाई जाती हैं। मैं जब तक एक फ्रेमवर्क आंसर का इधर आपके सामने लिख दूं कि सर सबसे पहले इंट्रो होगा, इंट्रो ऑफ डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी। सबसे पहले तो इंट्रो आएगा डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी का और उसके बाद इसकी एनालिसिस होगी, एनालिसिस ऑफ डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी के इससे क्या फायदा होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम देखेंगे। तो जरा बताएं व्हाट डू वी मीन बाय डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी। यस प्लीज सर, आप लोगों के आंसर्स आए हैं एंड आई एम ग्लैड, वेरी मच ग्लैड कि बहुत अच्छे स्ट्रेट टू द पॉइंट है कि शायान ने सबसे पहले इक्वलिटी के बारे में ये बताया कि सर टू ट्रीट वर्कर्स इक्वल, सबको एक जैसा ट्रीट किया जाए, इक्वलिटी। फिर कियान ने डाइवर्सिटी से रिलेटेड बताया कि सर डाइवर्सिटी मींस वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव एंड पीपल, टू हैव डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, राइट। तो और उसैद ने उसमें कंट्रीब्यूट कंक्लूड और फर्दर कंट्रीब्यूट किया कि इक्वलिटी विल ब्रिंग यूनिटी। अब मेरा सवाल ये था कि इनसे होगा क्या। डाइवर्सिटी आपने बता दिया टू हैव पीपल फ्रॉम मैनी डिफरेंट बैकग्राउंड्स, हर किस्म के रिलीजियसली, कल्चरली, फाइनेंशियली, सोशली, मेंटली डिफरेंट किस्म के लोगों को जब आप वर्क प्लेस पे लेकर आओगे, दैट इज डाइवर्सिटी। डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कलर, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट एथनिसिटी, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कंट्री के जब लोगों को आप अपनी वर्क प्लेस पे लेकर आओगे तो उसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है ना। एंड देन वी डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देम एंड ट्रीट देम ऑल इक्वल, सेम, तो इक्वलिटी है। तो मैंने ये पूछा था कि भाई इससे होगा क्या, ये पॉलिसीज बनाने से, एचआरएम अगर ये पॉलिसीज बनाता है तो इससे होगा क्या। तो आप लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे जवाब दिए हुए। कियान ने लिखा हुआ है कि सर इक्वलिटी होगी तो वर्कर्स वोंट गेट डीमोटिवेटेड, राइट। मरियम ने उसी पॉइंट को फर्दर कंटिन्यू किया, हैविंग दीज टू विल हेल्प कीप एम्प्लॉयज मोटिवेटेड एंड सक्सेसफुल। फिर मरियम ने आगे पॉइंट रेस किया, सर इट विल प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन, दीज टू विल प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन। जब मैंने पूछा कि भाई डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेंट करने से क्या होगा, तो कियान ने आंसर दिया कि सर डिफरेंट आइडियाज एंड अप्रोचेस आएंगे और डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेंट करने से इट विल रिजल्ट इन अ बेटर कम्युनिटी इन द वर्क प्लेस। मरियम ने कहा वर्क प्लेस वोंट बी टॉक्सिक एंड दिस इज वेरी राइट, दिस इज वेरी राइट। तो मैं यहां पर एक क्लस्टर ऑफ पॉइंट्स बना लेता हूं कि भाई ये हमारे पास कुछ आप लोगों ने पॉइंट्स रेस किए हैं कि सर मोटिवेशन होगी, प्रिवेंट्स डिस्क्रिमिनेशन, राइट, वर्क प्लेस won't be toxic and better community। तो अब हम डाइवर्सिटी के थ्रू द, मरियम इज सेइंग डाइवर्सिटी के थ्रू द एम्प्लॉयज कैन बी अप्रिशिएटेड फॉर देयर स्किल्स which will keep them motivated।
ठीक, बिल्कुल ठीक है। डाइवर्सिटी बेसिकली डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी की पॉलिसी से एक चीज, एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुझे मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। एक वर्ड यहाँ पे मैं ऐड ऑन कर देता हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर, फेयरनेस आ जाएगी। इज इट राइट? डू यू गाइज एग्री विद दैट? विद डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी विल कम फेयरनेस। पूरा सिस्टम फेयर हो जाएगा। अच्छा, फेयरनेस, जब मैंने ये सवाल पढ़ा था ना, आई गॉट वेरी मच इनटू दिस क्वेश्चन। मैं आज बैठ के जब आंसर लिख रहा था, लिखने बैठा हुआ था कि क्या मॉडल आंसर्स हो सकते हैं, मॉडल आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस। तो जैसे ही मुझे डिसाइड करना था कि कोई एक सवाल ही करा सकता हूं मैं, राइट? पूरा पूरा 8 और 12 मार्क्स का पूरा एक 20 नंबर का एक सवाल करा सकता हूं एक क्लास में, तो कौन सा सवाल कर रहा हूं? आई वॉज वर्किंग आउट ऑन दिस, ऑन द क्वेश्चंस। पहले मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा था। ये सवाल पढ़ते ही सबसे पहली चीज जो मेरे जहन में आई वो आई फेयरनेस। और उससे फेयरनेस से मेरे चेन ऑफ सीक्वेंस ये बना कि जाहिर सी बात है, जब फेयरनेस होगी तो और डाइवर्सिटी होगी और इक्वलिटी है, इसका मतलब स्किल बेस्ड अपॉइंटमेंट होगी, सिफारशी अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगी, डिस्क्रिमिनेटेड अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगी, डिस्क्रिमिनेटरी टर्मिनेशन नहीं होगा। एवरी वर्कर इज ट्रीटेड फेयर एंड इक्वल, राइट? डाइवर्स एंड इक्वल, तो डाइवर्स यट इक्वल, तो उससे होगा ये कि ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन की हमारी जो एम्प्लॉयज की टीम है बड़ी अच्छी बनेगी, जो पॉइंट आपने भी रेस किया है। और स्किल सेट इस इन पॉलिसीज की वजह से स्किल सेट बड़ा अच्छा होगा। तो चले मैं आपके सामने इसका आंसर लिखने जा रहा हूं 12A का। फोकस कीजिएगा, कोई पॉइंट ऐसा हो जो आप एड ऑन करना चाहें उस वक्त, या उस वक्त आप कोई पूछना चाहें किसी पॉइंट से रिलेटेड सवाल, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सबसे पहले तो डाइवर्सिटी एंड इक्वलिटी पे बात करूंगा कि डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी का इंट्रोडक्शन क्या है। नोट कीजिएगा, वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन इट विल बी। मैनी HR departments develop diversity and equality policies to promote fair treatment and equal opportunities for all employees, regardless of differences such as gender, age, ethnicity और डिसेबिलिटी एक्सेट्रा। ये चेक करें आप, हमने ये बहुत क्लियरली बता दिया कि बहुत सारे HR डिपार्टमेंट्स ने डाइवर्सिटी और इक्वलिटी की पॉलिसीज इसलिए बनाई है कि फेयर ट्रीटमेंट को प्रमोट किया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए एम्प्लॉयज को, रिगार्डलेस के उनका एज क्या है, जेंडर क्या है, एथनिसिटी क्या है और डिसेबिलिटी क्या है। यही तो इंट्रोडक्शन है। दिस इज एग्जैक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ डाइवर्सिटी एंड इक्वलिटी। दीज पॉलिसीज अब मैं
आंसर के कॉन्टेक्स्ट में जा रहा हूं। तो पूछा है ना वाई, वाई पे जा रहा हूं। दीज पॉलिसीज एम टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन, जिसकी बात आप लोगों ने की है ऑलरेडी, एंड क्रिएट एन क्यान, आपने एक बात बोली थी सर, इट रिजल्ट्स इन अ बेटर कम्युनिटी, जिसपे आप लोगों ने आगे लिखा कि वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होगा, वर्क प्लेस टॉक्सिक नहीं होगा। अब आप देखो इस वर्ड पे फोकस कीजिएगा, जो वर्ड मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं सामने, एंड क्रिएट एंड, इस वर्ड को फोकस कीजिएगा, एंड क्रिएट एंड इंक्लूसिव वर्क प्लेस। डू यू गाइस थिंक इट्स अ वेरी गुड टर्म, इंक्लूसिव वर्क प्लेस, कि सबके लिए एक्सेप्टेबिलिटी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, इंक्लूसिव। हाँ, यही कहना चाह रहे थे ना इवेंचुअली मरियम, एग्जैक्टली यही कहना चाह रही थी आप, कि टॉक्सिक नहीं होगा, वर्क प्लेस अच्छा होगा, तो इंक्लूसिव वर्क प्लेस, सबके लिए एक्सेप्टेबिलिटी है, राइट। इंट्रोडक्शन दे दिया, अब चलते हैं आगे। वन रीजन, वन रीजन is to ensure fair recruitment and promotion policies। चेक कर लीजिएगा, प्रमोशन प्रैक्टिसेस कि सर रिक्रूटमेंट और जो प्रमोशन की प्रैक्टिसेस हैं हमारी, वो इंश्योर हो के फेयर हो, रिक्रूटमेंट भी फेयर हो और प्रमोशन भी फेयर हो। अनफेयर रिक्रूटमेंट, अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन, अनफेयर ट्रीटमेंट, अनफेयर प्रमोशन अवॉइड करने के लिए एचआर डाइवर्सिटी एंड इक्वलिटी की पॉलिसीज बनाता है। इससे होगा क्या, डाइवर्सिटी एंड, चेक कीजिएगा, डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी पॉलिसीज रिक्वायर एचआर मैनेजर्स। अब इन पॉलिसीज से होगा क्या, एचआर मैनेजर्स टू सेलेक्ट and promote employees on skills based and performance based rather than personal characteristics or likes or dislikes। Such as a large retail business। अब आप देखिए, हम कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा रिटेल बिजनेस को लेकर आए, कि अगर रिटेल बिजनेस ये डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी की पॉलिसीज रखेगा तो उससे फायदा क्या होगा, अ लार्ज रिटेल बिजनेस में यूज structured interviews and
very clear selection criteria to avoid biasness when hiring the staff. This improves employees. अब एनालिसिस का पॉइंट कंटिन्यू हो रहा है, चेन ऑफ सीक्वेंस बन रही है कि इससे होगा क्या, दिस इंप्रूव्स एम्प्लॉइज ट्रस्ट which can reduce labor turnover and help the business retain top skilled workers, making a better workplace to work. एग्जैक्टली यही पॉइंट रेस किया था आप लोगों ने, हमने एग्जैक्टली वो पॉइंट्स यूज किए यहां पे। चेक कर लीजिएगा, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, फोकस कीजिएगा। यहां तक हमारे सर 1 mark for knowledge, 1 for application and 2 for analysis. As of right now, fair recruitment and promotion practices, ये हमारा टेक्निकली नॉलेज है, ठीक है ना। हमारे जो रिटेल बिजनेस की मैंने एग्जांपल रेस की थी, ये हमारी टेक्निकली एप्लीकेशन है। और जो यहां से कॉन्टेक्ट शुरू है एचआर मैनेजर्स टू सेलेक्ट एंड प्रमोट से लेके यहां से लेके यहां तक, ये हमारा सारा एनालिसिस पॉइंट है। तो यहां एक नॉलेज, एक एप्लीकेशन और 2 नंबर एनालिसिस के हैं। अभी एक रीजन था, अभी हमें दूसरा रीजन भी देना है। 2 नॉलेज पॉइंट्स देने हैं ताकि हमारे मार्किंग क्राइटेरिया पूरा हो। 2 नॉलेज, 2 एप्लीकेशन एंड 4 एनालिसिस का। तो मैं आपके सामने सेकंड पैराग्राफ, मेन पॉइंट का सेकंड पैराग्राफ, टेक्निकली थर्ड पैराग्राफ है लेकिन सेकंड पॉइंट रेस करने जा रहा हूं। नोट कर लीजिएगा, another reason, another reason is to improve, चेक कीजिएगा, business performance through a diverse workforce। तो आप चेक करो, ये बिजनेस परफॉर्मेंस थ्रू डाइवर्स वर्कफोर्स, सर ये नॉलेज हो गई, दिस इज नॉलेज, ठीक है ना। ये नॉलेज हो गई। मैं एक काम बस ये कर लेता हूं, ये लीजिए। अब आपके लिए इसको सॉर्ट आउट करना आसान होगा। अनदर रीजन इज टू इंप्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस थ्रू अ डाइवर्स वर्कफोर्स। डाइवर्स वर्कफोर्स से अब हम बात करने जा रहे हैं बिजनेस की परफॉर्मेंस पे। वो तो वर्क प्लेस हो गई, फेयर रिक्रूटमेंट्स की बात हो गई, अब वर्कफोर्स से बिजनेस परफॉर्मेंस की बात करने जा रहे हैं। इक्वालिटी पॉलिसीज, इक्वालिटी पॉलिसीज encourage the
employment of people, the employment of people from different backgrounds who can offer a range of ideas and perspective. ये देखिए, ये वर्ड केयान ने भी यूज किया था कि सर रेंज ऑफ आइडियाज, डिफरेंट आइडियाज एंड अप्रोचेस, डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनेंगे। इससे होगा क्या, नोट कीजिएगा, सच एज अ मल्टीनेशनल, जो मल्टीनेशनल बिजनेसेस होते हैं, अ मल्टीनेशनल बिजनेस कैन benefit from a culturally diverse workforce when developing products for international markets. This can lead to more creative solutions and better decision making as employees are from different experiences, helping the business gaining knowledge and awareness of many different backgrounds, leading business to have competitive advantage. Is this right? आप चेक करो, यहां पे हमने बताया कि भाई एक और रीजन ये है इक्वालिटी और डाइवर्सिटी पॉलिसीज लगाने का कि उससे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है हमें। ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करनी है, डाइवर्स वर्कफोर्स रख के। इक्वालिटी पॉलिसीज इंकरेज करता है लोग, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग माइंडसेट, अलग अलग कल्चर, अलग अलग कंट्री के लोगों का आना। तो उससे होगा ये कि आइडियाज इंप्रूव होंगे, पर्सपेक्टिव इंप्रूव होंगे। एक मल्टीनेशनल की एग्जांपल हमने यहाँ पे ले ली कि अगर उसके पास कल्चरली डाइवर्स वर्कफोर्स है और वो कोई नया प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट के लिए लेकर आना चाह रहा है, तो सर उसके पास आइडियाज बड़े सारे होंगे क्योंकि लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव से आए हुए हैं। सॉल्यूशंस बड़े क्रिएटिव होंगे और डिसीजन मेकिंग बेटर होगी। सबसे बड़ी चीज, वो तमाम लोग अलग अलग एक्सपीरियंसेस से आ रहे हैं। तो मल्टीनेशनल को क्या जबरदस्त डेटा बैकग्राउंड अवेयरनेस मिल जाएगी तमाम मार्केट्स की, जिससे उसको बेहतरीन कंपैटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा। ये चेक करें, एप्लीकेशन और
यहां से जो एनालिसिस शुरू होगा वो यहां आके खत्म हो रहा है। मुझे बताएं, इज दैट क्लियर? क्या ये 8 मार्क्स का जवाब समझ आया? यस प्लीज। ओके, क्या इज आस्किंग कि सर इतना ज्यादा लिखना जरूरी है? तो सुन लीजिएगा, पहली चीज ये इतना ज्यादा नहीं है। अब ये मुश्किल से, अगर ऊपर के हम ये 4-5 लाइनें हटा दें तो दिस इज मुश्किल, हार्डली 3/4 ऑफ द पेज। वेरी इंपॉर्टेंटली इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, एग्जामिनर डू नॉट वांट यू टू ओवर राइट और इवन अंडर राइट। अंडर रिटन भी नहीं होना चाहिए, ओवर रिटन भी नहीं होना चाहिए। मार्किंग क्राइटेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे इस आंसर में ये नजर आ गया कि भाई मेरी 2 नॉलेज पूरी हो गई है, 2 एप्लीकेशन पूरी है, और 4 पॉइंट्स एनालिसिस के प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है। ये जो आंसर था ये तो किक स्टार्ट था। इसके मार्क्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये तो मेरा किक स्टार्ट था आंसर। राइट, फोकस कीजिएगा। अक्सर स्टूडेंट है ना, बहुत ज्यादा च्युइंगम करते हैं एक ही पॉइंट को, वो नहीं करना। ये भी बता दूं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है ये सवाल मुझसे पूछें कि सर 8 मार्क्स में कितना लिखना होता है। तो भाई कितना नहीं लिखना होता, ये कोई हम हमारी रेस वर्ड्स की थोड़ी है कि कितना वर्ड्स लिख रहे हैं। ना 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 ना, आंसर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि क्वालिटी क्या है आपके आंसर की। राइट, क्वालिटी क्या है? हाँ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाँ बिल्कुल है। क्या इज आस्किंग कि सर अगर मैं नॉलेज दूं उसके साथ एप्लीकेशन रखते हुए एनालिसिस उसी, बिल्कुल बिल्कुल, जहां जहां आपका नॉलेज का पॉइंट पूरा होगा एग्जामिनर बिल्कुल उसे रिगार्ड करेगा। जहां एप्लीकेशन का पॉइंट पूरा होगा बिल्कुल रिगार्ड करेगा। एनालिसिस में आपको प्रॉपर चेन बनानी है कि ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये हो रहा है, इससे ये हो रहा है। हमने फेयर रिक्रूटमेंट को एंड किया बेटर वर्क फोर्स पे, वर्क प्लेस पे, बिजनेस परफॉर्मेंस से को लिंक किया, एम्प्लॉयड डाइवर्स वर्कफोर्स से लिंक किया, कंपैटिटिव एडवांटेज को, एनालिसिस, पूरा चेन ऑफ सीक्वेंस बनाया। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? राइट, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द 12 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ द सेम क्वेश्चन पार्ट बी। 12 का पार्ट बी अटैम्प्ट करते हैं, देखते हैं इसमें एग्जामिनर हमें क्या कह रहा है। एग्जामिनर हमसे सवाल में देखते हैं। So, sir, we have this question part B. A significant investment in training and development is the best way to improve employee effectiveness in a retail business. Discuss this view, 12 marks. अच्छा, ये फोकस कीजिएगा, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका मार्किंग क्राइटेरिया आपको बता देता हूं। 12 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, इसका मार्किंग क्राइटेरिया है 2 नॉलेज, 2 एप्लीकेशन, 2 एनालिसिस, 6 मार्क्स फॉर इवैल्यूएशन। 2 नॉलेज, 2 एप्लीकेशन, 2 एनालिसिस, एनालिसिस श्रिंक हो गई और कंटेंट आ गया सारा इवैल्यूएशन का। यहां हमें ठीक ठाक इवैल्यूएशन करनी है। ये चेक कीजिएगा, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन में हम जजमेंट देंगे, रिकमेंडेशन देंगे, कंक्लूजन देंगे, जस्टिफिकेशन देंगे, ओपिनियन देंगे। तो 12 मार्क्स में 2 प्रॉस 2 कॉन्स। सवाल एक मिनट, सवाल क्या है?
मैं सवाल चेक करूं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, नहीं 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 नहीं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में मतलब अच्छा, पहले तो आप है ना हमजा, बाकी लोग भी जरा सवाल को फोकस करो। मैं जरा सवाल पढ़ता हूं तरीके से। सवाल कह रहा है कि एक रिटेल बिजनेस के लिए क्या अपने एम्प्लॉय को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे सिग्निफिकेंट पैसा खर्च करना ही सबसे बेस्ट तरीका है? आप देखो, अंडरस्टैंड करना, जहां पे भी आपके पास ये बेस्ट की बात आ जाती है ना, बेस्ट, तो मैं आपको यहां पे बता दूं, बिजनेस में कुछ भी बेस्ट नहीं है, कुछ भी बेस्ट नहीं है। जो एक चीज एक बिजनेस के लिए काम कर रही है, वो ही चीज हर बिजनेस के लिए काम नहीं करेगी, दैट इज फॉर श्योर। जो मेरे बराबर वाले बिजनेस के लिए काम कर रहा है वो मेरे लिए काम करे, ये जरूरी नहीं है। और जो चीज मेरे लिए काम कर रही है वो बराबर वाले बिजनेस के लिए काम करे, ये भी जरूरी नहीं है। तो देर इज नो बेस्ट वे। हाँ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक बहुत अच्छा तरीका है एम्प्लॉय की इफेक्टिवनेस बढ़ाने में। आप हम अब हम यहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के फायदे बताएंगे कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से स्किल्स इंप्रूव होती हैं, नॉलेज बढ़ती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर्सनालिटी की होती है तो पर्सनालिटी इंप्रूव होती है, जिससे फायदा ये होता है कि एरर्स कम होते हैं, वेस्टेज कम होता है, टाइम कम लगता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, कम इनपुट यूज होता है, आउटपुट बढ़ता है, कॉस्ट कम होती है। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, इतने सारे एडवांटेजेस नहीं बताने, क्योंकि मेजर पार्ट है इवैल्यूएशन का। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, इवैल्यूएशन में बेस्ट वे की बात हो रही है, बेस्ट। तो इवैल्यूएशन में दो चीजें करेंगे हम, यहां पे दो चीजें इवैल्यूएशन में करेंगे। इस क्वेश्चन के इवैल्यूएशन में मैं दो चीजें करूंगा। पहला, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के अलावा और भी तरीके हैं, वो बताऊंगा एग्जामिनर को। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अलावा इफेक्टिवनेस बढ़ाने के और भी तरीके हैं, वो बताऊंगा। दूसरा, एग्जामिनर से सवाल पूछूंगा कि बेस्ट वे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, तो ये तो डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है, कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा एग्जामिनर से। तो आई होप दैट द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। मुझे बताएं, इज द क्वेश्चन क्लियर? यस प्लीज। तो सवाल बिल्कुल सिंपल है हमारे सामने कि क्या एम्प्लॉय की इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए, अच्छा कॉन्टेक्स्ट है रिटेल बिजनेस का, कॉन्टेक्स्ट है रिटेल बिजनेस का, क्या एम्प्लॉय की इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए रिटेल बिजनेस को के पास रिटेल बिजनेस के पास ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करना सबसे बेहतरीन तरीका है? अच्छा, हम डिस्कस करना है तो यस भी बोल सकते हैं और नो भी बोल सकते हैं, और बीच का रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं आपके सामने इसका आंसर स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस बात पे फोकस कीजिएगा कि इसकी इवैल्यूएशन में बहुत दम है, बहुत। आप ठीक ठाक इसकी इवैल्यूएशन कर सकते हो, दमदार इवैल्यूएशन आप इसकी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें गुंजाइश, बहुत मार्जिन अवेलेबल है आपके पास लिखने के लिए। ठीक ठाक इवैल्यूएशन के पॉइंट्स अवेलेबल हैं। पार्ट बी, राइट, 12 मार्क्स। फोकस कीजिएगा। सबसे पहले ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को डिफाइन करूंगा, बात करूंगा इस पे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट refers to the process of improving employees' skills
knowledge and abilities so that they perform their jobs more effectively and efficiently. तो सर ये हमने के स्टार्ट ले लिया कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब है कि एम्प्लॉयज की स्किल्स को, नॉलेज को, एबिलिटीज को इम्प्रूव करना, इनहांस करना, ताकि उनकी एबिलिटीज बढ़े, स्किल्स बढ़े, नॉलेज बढ़े, ताकि वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर सके। अब हमें ये बताना है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में स्पेंड करने से होगा क्या। ये जो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्या ये बेस्ट तरीका है? तो पहले तो बात करेंगे कि भाई इससे होगा क्या, फायदा क्या है, और कॉन्टेक्स्ट से रिटेल का, कॉन्टेक्स्ट से हमारा रिटेल बिजनेस का अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। इन अ रिटेल बिजनेस, इन अ रिटेल बिजनेस, हम सबको पता है रिटेल बिजनेस में बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स यूज होती हैं, टेक्नोलॉजिकल गुड्स यूज होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, राइट? तो उसको रिलेट करूंगा कि भाई टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कितनी जरूरी है रिटेल बिजनेस में, और एम्प्लॉयज की इफेक्टिवनेस कैसे एनहांस होती है उसमें। इन अ रिटेल बिजनेस वेयर वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल equipments such as such as POS, नहीं उसको कहते हैं, वेट, EPOS, हाँ POS, बल्कि नहीं सही है, पॉइंट ऑफ सेल, और FTPOS, फंड ट्रांसफर, EPT, EPOS, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, वो जो हम एग्जिट ले रहे होते हैं, तो जहां पर हम बिलिंग कराने जाते हैं, बिलिंग काउंटर, उस वहां पे जब कंप्यूटर लगा हुआ होता है, बारकोड स्कैनर होता है, तो उसे हम कहते हैं EPOS, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। तो टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट वहां पे यूज हो रहे हैं, रिटेल बिजनेस में डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट यूज होंगे, जैसे EPOS, नोट कीजिएगा, such as EPOS. So training and developments can can improve employee effectiveness with improved technology skills. Trainings will help employees to
better understand how to perform tasks which will result in quicker operations resulting in higher output and lowering costs। तो आप देखो पहला पॉइंट हमने यहां रेस कर दिया, एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट किया है कि सर ये जहां टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं ईपीओएस, ये हो गया एप्लीकेशन, ये हो गई एप्लीकेशन। और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से उनकी इफेक्टिवनेस आएगी। ये चेक कीजिएगा, कैन इंप्रूव एम्प्लॉय इफेक्टिवनेस। ये कैसे आएगी? उनकी स्किल्स इंप्रूव होंगी, नॉलेज। और यहां से बेटर अंडरस्टैंड, वो बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपने टास्क को, जिससे ऑपरेशंस जल्दी होंगे, आउटपुट बढ़ेगा और कॉस्ट कम होगी। एनालिसिस, ये लीजिए एनालिसिस। मैं यहां पे रुकूंगा नहीं, एक पॉइंट और रेस करूंगा, उसके बाद इवैल्यूएशन पे जाऊंगा। फोकस कीजिएगा। जैसे आप लोगों ने कहा था कि सर एम्प्लॉय की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से परफॉर्मेंस, वो मोटिवेशन इंप्रूव होगी, उस पर भी बात जरूर करूंगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डू रिजल्ट इन मोटिवेशन, और उसे लिंक करूंगा थोड़ा सा कस्टमर सर्विस, क्योंकि रिटेल बिजनेस में कस्टमर इंटरेक्शन बहुत क्लोज है हमारा। तो बात करूंगा इन अ रिटेल बिजनेस वेयर customer service and product knowledge is very important trainings and development will improve the motivation and efforts of workers to understand different kinds of customers, which will result in better customer dealing, resulting in higher customer satisfaction, improving customer loyalty
resulting in long term sales। अब आप चेक करें इस पैराग्राफ में सेम वैसे ही एक पॉइंट रेस किया है यहां पे। पहले एप्लीकेशन आ गई कि सर जहां कस्टमर सर्विस और प्रोडक्ट नॉलेज, ये एप्लीकेशन हो गई। ये रिटेल बिजनेस है, कस्टमर सर्विस और प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से क्या होगा सर? मोटिवेशन बढ़ेगी, एफर्ट्स, ये नॉलेज है, इंप्रूव होगा। जिससे क्या होगा? वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे अलग अलग किस्म के कस्टमर्स, कस्टमर डीलिंग बेहतर होगी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी, कस्टमर लॉयल्टी बढ़ेगी, लॉन्ग टर्म सेल्स बढ़ेंगी। एनालिसिस। क्या लगता है अब तक कितने मार्क्स हो गए हैं? व्हाट डू यू गाइस थिंक? अब तक कितने मार्क्स हो गए हैं? बिल्कुल सेफ एंड साउंड सिक्योर्ड, एब्सोल्युटली सेफ एंड साउंड सिक्योर्ड। कितने नंबर हो चुके हैं? वेरी गुड कियान, वेरी गुड शायान, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बेटा। नहीं हमजा, 6 मार्क्स। अब ना 6 मार्क्स, दो नॉलेज, दो एप्लीकेशन और दो एनालिसिस बिल्कुल सेफ एंड साउंड है इस वक्त। अब सारा काम है इवैल्यूएशन का, सारा काम इवैल्यूएशन का है। मैं आपके सामने इसकी इवैल्यूएशन करने जा रहा हूं, फोकस कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल इवैल्यूएशन करूंगा। सिंपल से मुराद पॉइंट्स भी रेस करूंगा और सवाल भी करूंगा। हाउएवर, अब आप देखो एग्जामिनर को अच्छा एक बात बताओ, क्या अब तक इस आंसर में एग्जामिनर को यही लग रहा है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सबसे बेस्ट तरीका है? क्या अब तक हमने कोई और दूसरी बात की है? जी मरियम, क्या हमने कहीं और अभी तक कोई दूसरी बात की है? अब तक हमने एग्जामिनर को यही परसीव कराया है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सबसे बेस्ट तरीका है। अब चेक करो हाउ एवर, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाउ एवर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट may not always be the best। चेक कर लो, पॉइंट दे दिया मैंने। may not always be the best way to improve employee effectiveness in a retail business। Trainings can be very expensive and time consuming, especially when a business has high labor टर्नओवर। तो देखो पहला पॉइंट मैंने रेस किया कि भाई ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जरूरी नहीं है सबसे बेस्ट तरीका हो, क्योंकि ट्रेनिंग एक्सपेंसिव हो सकती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, खास तौर पे वहां जहां बड़ा हाई लेबर टर्नओवर है। अदर फैक्टर्स such as effective leadership,
fair pay performance related incentives and good working conditions are also equally important and have a significant impact on employee effectiveness. अब आप चेक करें, आहिस्ता आहिस्ता मैंने एग्जामिनर से आर्ग्यूमेंट शुरू कर दिया है कि भाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बेस्ट तरीका नहीं है, बहुत सारे और फैक्टर्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इफेक्टिव लीडरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है, बगैर ट्रेनिंग के आप इफेक्टिव लीडरशिप के थ्रू भी एम्प्लॉय इफेक्टिवनेस बढ़ा सकते हो। भाई फेयर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बगैर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के फेयर पे के थ्रू भी एम्प्लॉय इफेक्टिवनेस बढ़ा सकते हो। परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव के थ्रू आप एम्प्लॉय की इफेक्टिवनेस बढ़ा सकते हो। देयरफॉर देयरफॉर while significant investment in training and development can greatly affect employee effectiveness. It would be most effective when combined with other HR strategies and factors. Let alone training and development would not result in desirable outcomes. आखिरी में बिल्कुल मैंने एग्जामिनर को क्लियरली बता दिया कि भाई अकेला तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कुछ भी नहीं कर सकता, बाकी एचआर की स्ट्रैटेजीज के साथ इसको अलाइन करना पड़ेगा, उनका इम्पैक्ट भी बराबर है। आखिरी में मैं सवाल पूछूंगा एग्जामिनर से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिगार्डिंग, फोकस कीजिएगा। Let alone training and development would not result in desirable outcomes, as what would happen if employees are getting training and developments but not timely or fair
पे। सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सर आपने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट तो कर दी वर्कर्स की, लेकिन अगर उन्हें टाइमली पे नहीं दे रहे, क्या होगा इससे? Isn't this a valid question? आप देखो सवाल पे मैंने अपने आंसर को कंक्लूड किया है, फिनिश किया है। मुझे बताएं, इज दैट क्लियर?